हमें मालूम है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 12th के लिए मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया है। अब मॉडल सेट पेपर में फिजिक्स का सबसे पहला मॉडल सेट जो है वो हमारे सामने है। ये जो परीक्षा होने वाली है टर्म 1 की परीक्षा, वह कुल 35 अंकों की होने वाली है और इसमें 35 प्रश्न रहेंगे। 35 प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा और यहाँ कोई गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। और यहाँ पर लिखता है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर एक प्रश्न के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हमको 1 अंक मिलेगा सही उत्तर के लिए। और गलत अगर उत्तर होता है तो कोई अंक नहीं कटेगा और कोई अंक भी नहीं मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से दिखता है, पता चलता है। क्वेश्चन कहता है इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे उसका डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, यानी कि दूरी बढ़ती है, तो पोटेंशियल अर्थात विभव का मान क्या होगा उस बिंदु पर। तो बिंदु पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान क्या हो सकता है, इंक्रीज बढ़ सकता है, घट सकता है, वही रहेगा, क्या होगा। तो एक सूत्र हमें मालूम है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो कि होता है V = Q/4πε0r। तो हमें मालूम है जैसे जैसे डिस्टेंस का मान बढ़ता है, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल घटता है, मतलब दूरी बढ़ेगा तो विभव घटेगा। तो घटेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ये बी, डिक्रीजेस, मतलब घट सकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2 बिंदु आवेश, या तो 2 आवेश है, 2 चार्जेस स्फीयर्स, 2 गोला है ना, चार्जेस का 2 गोला है, ध्यान से समझिएगा। 2 चार्जेस स्फीयर्स, 2 चार्जेस स्फीयर्स आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस d, d डिस्टेंस से सेपरेट है और उनके बीच में F फोर्स लगता है। क्लियर है। इफ चार्जेस आर डबल्ड, अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, और डिस्टेंस जो है उनके बीच में वो भी अगर डबल कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो फोर्स कितना लगेगा। तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करके हम देखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रश्न में कहता है 2 चार्जेस हैं, चलिए मान लिया एक को Q, दूसरा को भी Q, इनके बीच का डिस्टेंस D है और इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। कूलम का लॉ हमें मालूम है, कूलम का नियम, K Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस के स्क्वायर D स्क्वायर। चलिए सही है, इक्वेशन 1 ले लिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि दोनों चार्जेस को क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। अगर ये Q है तो इसे 2Q, इसे भी 2Q, और डिस्टेंस जो है इसे भी दुगुना कर दिया गया 2D। तो अब जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, तो नया फोर्स को F डैश मान लिया, F प्राइम मान लिया, फॉर्मूला तो वही रहेगा, K Q स्क्वायर 2Q इंटू 2Q कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर, दोनों को प्रोडक्ट करने से, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस से 2D, तो 2D का जब स्क्वायर किया जाएगा 4D स्क्वायर, करेक्ट। 4 विल कैंसल आउट, ये तो कैंसिल कर जाएगा, तो हमें मिलता है F प्राइम इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं जो नया फोर्स है वो भी तो सेम है ना, तो F डैश, अब इतना के जगह में हम कितना लिख सकते हैं F, तो नया फोर्स भी किसके इक्वल होगा, F के ही इक्वल होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए, F। तो अगर दुगना कर दिया जाए, चार्जेस को दुगना कर दिया जाए और डिस्टेंस भी अगर दोगुना कर दिया जाए तो फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। देन A इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज, तो विद्युत क्षेत्र E और विभव V में क्या संबंध होगा। तो हमें इसका संबंध मालूम है, हमने पढ़ा है, E इक्वल्स टू होता है -dV/dr, करेक्ट। dV इज द पोटेंशियल, R डिस्टेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, देन -dV/dr, R की जगह यहाँ पर x है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है dx, देन A इज द करेक्ट आंसर, E इक्वल्स टू -dV/dx। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड है, मान लीजिए
यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड है। अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसे वह आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो ऑब्जेक्ट ये क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज, तब तो वो उसे अट्रैक्ट करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है इफ अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक जैसे पराविद्युत कहते हैं, इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमें मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया गया, तो इसकी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो हमें मालूम है जब भी पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, रखा जाता है, तो इसकी धारिता है ना या कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाती है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज, ओम का नियम कब के लिए वैलिड है, तो तब के लिए वैलिड है जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस, नॉन ओहमिक मतलब गैर ओहमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। तो गैर ओहमिक प्रतिरोध का उदाहरण ये है जो ओम का नियम का पालन नहीं करता है, जैसे जैसे डायोड, डायोड इसलिए पालन नहीं करता है क्योंकि ये अर्धचालक युक्ति है। क्या है, अर्धचालक युक्ति, दैट मीन्स सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है ना। तो इसलिए यहां पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन का डी। कौन सा, डी, डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, किरचॉफ का नियम। ओके, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कंसिक्वेंसेज ऑफ, तो फर्स्ट लॉ हमें मालूम है चार्ज का कंसिक्वेंस होता था, और सेकेंड लॉ एनर्जी का, किसका, एनर्जी का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑब्वियसली बी नंबर। तो पहला जो नियम है वह आवेश के संरक्षण को बताता था, और दूसरा ऊर्जा के संरक्षण का। तो बी नंबर करेक्ट होगा, क्रमशः विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 कूलम आवेश, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, तो 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 कूलम आवेश, तो चार्ज हमें दिया है कितना, 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है। आवेश का क्वांटीकरण का नियम हमने पढ़ा है Q इक्वल्स टू NE, तो N इक्वल्स टू Q/E, सही है। आवेश का मान 1 और E का मान हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है, पॉइंट हटेगा 10/16 गुना 10 के घात 19, N इक्वल्स टू 2 से कैंसिल कर देते हैं 5, 8। इसे जब सॉल्व किया जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19, N इक्वल्स टू, अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए 6.25 इंटू 10⁻18 इज द करेक्ट आंसर। तो आवेश के क्वांटीकरण के नियम से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं 1 कूलम आवेश के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए नंबर, 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ चार्ज Q, ठीक है, एक चार्ज है Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, जो कि गॉसीय गोलाकार सतह से घिरा है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है R, रेडियस है कैपिटल R। इफ द रेडियस इज डबल्ड, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, तो बाहर निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो थोड़ा समझते हैं, देखिए, अगर एक चार्ज हम Q मान लें और एक स्फीयर था जिसका रेडियस था R, करेक्ट। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, वो तो बाहर की ओर गुजरेंगी, इस तरीके से बाहर की ओर, सब तरफ से बाहर की ओर, इधर से भी बाहर, हर तरफ से बाहर। अगर इसके त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए, अगर इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए, मान लिया ये जो पृष्ठ था वो था S1,
अगर इसके पृष्ठ को मान लिया ये त्रिज्या दोगुना थी पहले की तुलना में, समझने के लिए, तो ये मान लिया दोगुना है, तो पर भी अभी भी तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रहे हैं अभी भी तो उतना ही गुजर रही हैं, वही ना गुजर रही है, सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसको समझने का और एक तरीका है, कैसे? तो गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय क्या कहता था? बंद समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस सरफेस से वो गुजर रहा है वो होता था क्यू बाई इप्स नोड, क्यू बाई इप्स नोड। तो चार्ज में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये छोटा स्फीयर रहे चाहे डबल रेडियस का जो स्फीयर रहेगा जैसे H2 रहे, चार्ज तो उतना ही इंक्लूज कर रहा है ना, चार्ज में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज में कोई चेंज नहीं, और इप्स नोड तो कांस्टेंट, तो फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? तो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए रिमेन्स अनचेंज्ड ना, रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब सी, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखते हैं, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ रड ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ रड, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध ना, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अगर देखा जाए, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसी रड का, मान लो एक रड है, इसका इस विशिष्ट प्रतिरोध एज कंपेयर टू अ थिन कॉपर वायर, और एक पतला तांबा का तार है, थिन वायर ऑफ कॉपर, तो वो क्या होगा? अगर ये बड़ा रहे या फिर एक पतला रहे तो वही होगा, क्योंकि हमें मालूम है विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस शेप साइज से इंडिपेंडेंट होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। तो अभी भी तो मटेरियल कॉपर है ना, क्या है? कॉपर, और बाद में भी जो है वो भी तो कॉपर ही है, सिर्फ साइज ना चेंज हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर फिर से हिंदी में भी थोड़ा देख लेते हैं। तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध है, तो क्या होगा? वही होगा, सी नंबर, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? हमें मालूम है फ्लक्स, तो अल्पपृष्ठ डी एस से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक हो जाता था वोल्ट प्रति मीटर, है ना, वोल्ट प्रति मीटर मालूम है। और ds मतलब क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, इसका मीटर स्क्वायर। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से आता है। तो हमें मालूम है E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, अभी जो संबंध में था। तो विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं। इसे लिख दिया क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर विल कैंसल आउट, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज द करेक्ट आंसर। किसका मात्रक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होगा, इसे भी याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13 ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अ वायर P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ अ वायर Q। एक तार P है जिसका व्यास और लंबाई वायर Q की तुलना में आधी है। ऑफ सिमिलर मटेरियल सेम है। अगर ये कॉपर का बना है वायर P, तो वायर Q भी कॉपर का ही बना है। द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेज ऑफ P टू दैट Q, तो रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा P और Q का, उसे मालूम करना है। चलिए इसे समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है, यह है वायर Q जिसका लेंथ मान लिया L और इसका डायमीटर है D। तो P का क्या है? लेंथ Q के कंपैरिजन में हाफ है और डायमीटर भी हाफ है। अगर ये कॉपर वायर है तो ये भी कॉपर वायर है, मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ है। क्लियर? हमें मालूम है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में रिलेशन। तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी बाय लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो रहता है। तो यहाँ से रो इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कैसा है? स्फेरिकल दिख रहा है, सॉरी सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। रेडियस जो होता है वह डायमीटर का हाफ होता है, तो r की जगह d/2 का होल स्क्वायर, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं d²/4। अब यहाँ से देखा जाए तो कांस्टेंट क्या क्या है? रेसिस्टिविटी शेप साइज से चेंज नहीं होता है,
पाई ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो अगर प्रोपोर्शनल के टर्म में लिखा जाए तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ बाई डायमीटर का स्क्वायर के। एक इक्वेशन मिल गया। अभी हमें रेसिस्टेंस ऑफ वायर P और रेसिस्टेंस ऑफ वायर Q का रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो RP है ना इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लेंथ। तो P का लेंथ कितना था, P वायर का L/2, तो L/2 क्लियर बाई इसका डायमीटर, तो इसका डायमीटर कितना था, हाफ था, D/2 और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया बाई। अब Q के लिए लेंथ था L और डायमीटर था D, तो D की जगह D का स्क्वायर क्लियर। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है और हमें रेशियो मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देन RP/RQ इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, L/2 इंटू ये तो ऊपर चल जाएगा 4/d² लिख सकते हैं, 4/d²। और बाई में क्या है एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि समझने में आपको सुविधा हो, L/d²। देन RP/RQ इक्वल्स टू, ऐसा चाहिए तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 और 2, तो 2L/d² इंटू ये d² जाएगा ऊपर और बाई L, d² विल कैंसिल आउट, L कट गया। दो RP/RQ इक्वल्स टू 2/1, तो रेशियो कितना आ जा रहा है, 2:1। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर 2:1 दिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2:1 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द मटेरियल व्हिच गिव्स लेस रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध कम होना चाहिए किसके साथ, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़े तो प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो हमें मालूम है चालक में या कंडक्टर में रेसिस्टेंस जब बढ़ता है तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात होती है तो ये उल्टा हो जाता है। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो रेसिस्टेंस घटता है। तो सोना भी कंडक्टर है, चांदी भी कंडक्टर है, गोल्ड सिल्वर दोनों कंडक्टर है, मरकरी भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। लेकिन सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, क्योंकि सिलिकॉन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, सिंस इट इज अ सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी याद रखना है चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स इंटर, आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। कैसा पाथ में, सर्कुलर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वृत्तीय या सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ई ए मतलब हो गया एक्सेल, ठीक है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। कैसा डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल, एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सेल लाइन। ए मतलब एक्सेल लाइन के लिए, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सेल लाइन के लिए हम लोग पढ़े हैं 2p/4πε0r3, करेक्ट। एंड ई ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए है, मतलब विषुवत रेखा के लिए। और विषुवत रेखा के लिए क्या पढ़ते हैं हम, p/4πε0r3, सही है। दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है यानी कि डिस्टेंस वही r है। देन तो क्या होना चाहिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं एक्सेल वाला जो है वो ट्वाइस है ना, तो वो ट्वाइस है। देखिए दुगुना है, p/4πε0r3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कितना गुना है, 2 गुना अधिक है। कौन अधिक है, एक्सेल वाला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एक्सेल वाला जो है वो 2 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन का। तो कौन सा करेक्ट होगा, ये नहीं ये नहीं, E A इक्वल्स टू 2EE, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। एक्सेल वाला इक्वेटोरियल का क्या है, दुगना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, 2 पैरेलल कंडक्टर्स, 2 समांतर चालक हैं, 2 समांतर चालक हैं, दोनों से धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। अगर यहाँ से भी I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इससे मान लिया I2 धारा समान दिशा में होती है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
और अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती तो प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी किसी कैपेसिटर का यूनिट क्या होगा? तो हमें मालूम है फैराड होता है ना। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर का परिपथ नियम इसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? परिपथ नियम। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है? ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। तो B इज द करेक्ट आंसर, एम्पियर का परिपथ नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही है, तो एक चार्ज Q है जो कि B मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कितना का वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से, और परपेंडिकुलर है B के, और एंगल दिया है कितना? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। हिंदी में भी क्या कहता है? एक आवेश Q समान चुंबकीय क्षेत्र B में घूम रहा है और इसका वेग V है और B के लंबवत है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, B के लंबवत है। B क्या जिसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को ना, चुंबकीय क्षेत्र को। तो आवेश पर लगने वाला बल है, तो आवेश पर कितना बल लगेगा? तो हमें मालूम है आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज QVB साइन थीटा। ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। QVB साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। हमें मालूम है साइन 90 1 ना, तो ये 1 से प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? QVB। कौन सा करेक्ट? B है ना, QVB है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, चलते हैं हम लोग। द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है। कौन सा बल के लिए? लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो QV क्रॉस B, तभी तो QVB साइन थीटा में टूटेगा, जैसा अभी हम लोग यूज किए थे, है ना। तो दोनों का सम होता है, तो लॉरेंज फोर्स जो होगा दोनों का सम, तो ऐसे लिख सकते हैं QE प्लस QV क्रॉस B। सही है, तो Q को यदि कॉमन ले लिया जाए तो E प्लस क्या V क्रॉस B, है ना, ऐसे ब्रैकेट ले लेना ज़्यादा बेहतर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा लॉरेंज बल के लिए? QE प्लस V क्रॉस B, ये C नंबर है ना, तो इसके लिए ऑप्शन C करेक्ट होगा, C QE प्लस V क्रॉस B, यही लॉरेंज फोर्स। यहाँ दिख रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ D। एंगल ऑफ D को डेल्टा से प्रिंट करते हैं एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ध्यान से समझना है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है ना, दो क्वेश्चन, ये कंजुगेटिव क्वेश्चन बनना दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ D, जैसे हम लोग नमन कोण कहते हैं। तो ये थोड़ा फिगर को मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। इस तरीके का आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया भी गया है आप लोग को। यह एंगल थीटा होता था ना, और यहाँ से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट डिवाइड होता था। ये जो एंगल रहता था इसे हम लोग एंगल ऑफ डीप कहते हैं, डेल्टा। ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इसका वर्टिकल V और ये H, और ये एंगल डेल्टा है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर इसका एंगल कितना होगा? तो डेल्टा का जो अर्थ का टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लॉन्ग होगा? इक्वेटर तो यही ना है, अर्थ का इक्वेटर यही है। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरा कलर का यूज करूँ तो यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब ये इधर जाएगा तो डेल्टा का वैल्यू 0 डिग्री। तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो क्या हो जाता है? 0 डिग्री। एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना, कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप, वही है एंगल ऑफ डीप मतलब नमन कोण, एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज घटक, और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर घटक। तो कौन सा कोण पर दोनों आपस में समान हो जाएगा? तो हमें मालूम है, आपने पढ़ा होगा tan डेल्टा इक्वल्स टू v बाई एच ना, tan डेल्टा इक्वल्स टू v बाई एच। तो कितना एंगल पर? 45 डिग्री पर। तो हमें मालूम है tan 45 डिग्री अगर चला जाए तो v बाई एच, tan 45 1 इक्वल्स टू v बाई एच, देयरफॉर v इक्वल्स टू h ना। तो कितना एंगल पर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हो जाएगा? तो आंसर होगा 45 डिग्री। चलिए देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। तो ये करेक्ट आंसर है। तो पूछा है क्वेश्चन फिर से हिंदी में, जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, तो उस स्थान पर नमन कोण क्या है? नमन कोण मतलब डेल्टा का मान क्या है? तो आंसर इस सूत्र से आ जाएगा, tan डेल्टा इक्वल्स टू v बाई एच। तो यहाँ से एंगल होगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो किसी बार मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट मान लिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल के अंदर। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हमें मालूम है बाहर में क्या होता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, साउथ पोल में एंटर करता है। इसके अंदर भी साउथ से नॉर्थ जाते हैं। याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सतत वक्र होती है, यानी कि पूरा बंद वक्र होती है, बंद लूप बनता है, क्लोज लूप बनता है। तो ये इसके अंदर किधर से किधर होगा? साउथ टू नॉर्थ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये तो नहीं होगा। डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो करता है, ये भी नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी नहीं है। आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये सही होगा, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर। तो मैग्नेटिक एलिमेंट यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व 3 होते हैं। चुंबकीय अभी जैसे देख रहे थे नति, उसके बाद अवनमन, और एक होता है क्षैतिज घटक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 राशियां, और जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का संपूर्ण वर्णन करती है। 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। क्लियर है? ये सब नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 50 मिली हेनरी कॉयल, 50 मिली हेनरी कॉयल, कॉयल मतलब कुंडली, एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व तो दिया हुआ है 50 मिली हेनरी। मिली मतलब हो गया 10⁻³ हेनरी, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है इससे 4 एम्पियर का, तो करंट का वैल्यू भी दिया हुआ है 4 एम्पियर। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इन जूल इन, तो जूल में कितना एनर्जी होगा, इज होना चाहिए, वहाँ पर कितना होगा। तो क्वेश्चन हिंदी में कहता है एक 50 मिली हेनरी की कुंडली में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें जूल में संग्रहित ऊर्जा होती है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र हमें याद रखना है। कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U इक्वल्स टू हाफ LI²। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाफ है ना, L का मान यहाँ से दिख रहा है 50 × 10⁻³ और I का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो हाफ L का वैल्यू को रखा और I का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 50 × 10⁻³ इंटू 16, 2 से कैंसिल 8 और इक्वल्स टू 8 50 जो 400 इंटू 10⁻³ मतलब 0.4 जूल आंसर। तो कौन सा? 0.4 जूल, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलरिटी है वो कौन सा नियम बताता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता किसके द्वारा पाई जाती है? तो कौन बताता है? बायट सावर्ट का नियम तो नहीं बताता है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम भी नहीं बताता है, ये भी नहीं बताता है, ये होगा कौन सा? सी, लेंज का लॉ। तो लेंज का लॉ पोलरिटी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा भी क्वेश्चन है। देखिए, अ प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल है। एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तीनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तीनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव 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 चार्ज पार्टिकल्स है। दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, जिनकी गतिज ऊर्जा समान है। कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स व्हेन अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब उन पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उनका रेडियाई, रेडियस मतलब त्रिज्या जो है, त्रिज्या का प्लूरल रेडियाई, तो उनका पाथ का रेडियाई का कंपैरिजन करना है। तो कैसे बना सकते हैं हम लोग? चलिए इसे देखते हैं। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ड्यूट्रॉन का मास जस्ट लगभग में समझा जाए तो अप्रोक्सीमेटली डबल है, और अल्फा का पार्टिकल का जो है वो प्रोटॉन से कंपेयर किया जाए तो 4 गुना अधिक है, और ड्यूट्रॉन का देखा जाए तो डबल है। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम इसको 1 माने, रेशियो में देख रहे हैं, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? लगभग लमसम ट्वाइस, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये इसका 4 गुना होगा। चार्ज को अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का चार्ज अगर हम 1e मान लें, +1e, तो इसका ड्यूट्रॉन का हो जाएगा +2e, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये +2e होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कहा है तीनों पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv²। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो √2k/m, जहाँ k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? और यहाँ से जब ये घूम रहा है, हमें मालूम है चार्ज पार्टिकल पर जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उन्हें चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता था वो हमने पढ़ा था QVB sin थीटा। अभी नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। नॉर्मल मतलब मैक्सिमम जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कब करेगा? 90 डिग्री पर। तो अगर sin 90 रखा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा QVB जब 90 डिग्री अप्लाई करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसी के कारण वह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स था दोनों को इक्वल कर दिया गया। दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, रेडियस निकल जाएगा। अब रेडियस मिला mv/qb। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का इक्वेशन तो यहाँ से मालूम था, √2k/m। तो √2k/m रख दिया। अब यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी तो तीनों पार्टिकल्स का सेम है, क्वेश्चन में दिया है, और मास तो चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है ना। तो यहाँ से k और b जो है वो कांस्टेंट है। अब इसे m को अगर अंदर लेते जाएंगे रूट के अंदर तो m² हो जाएगा, m और m कैंसिल कर जाएगा, तो उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब तीनों पार्टिकल का मास अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है, और इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो रेडियाई का रेशियो क्या होगा? प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फा का। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ये सही होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऐसा सुधरता, √m होता और /q होता है ना, क्योंकि q तो रूट से बाहर है और ये m² को अंदर ले जा रहा है। थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। r m अगर अंदर चल गया है ना, तो m² और बाई में m, और बाहर में तो q है ही, तो 1/q। और मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी या तो कांस्टेंट है तो वैरी नहीं करेगा, तीनों के लिए सेम रहेगा। तो m और m कैंसिल कर गया, तो ये बचना चाहिए √m/q, मतलब q में स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो ये एक्चुअली ये सही होना चाहिए ना। चलिए, तो अब ये सही है, एक प्रोटॉन पर लगाया ड्यूट्रॉन के लिए और एक अल्फा पार्टिकल के लिए। हमें मालूम है प्रोटॉन का जो मास होता है वो ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में ट्वाइस होता है, और अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक हो जाता है। चार्ज के बारे में बात करें तो इसका E, इसका भी E और इसका 2E। अब यहाँ से देखिए तो √1 का √1 इसे सॉल्व कर ही सकते हैं, और √4 का क्या हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल कर गया 1। तो उनका रेडियाई का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:√2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए उसे देखते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला, 1:√2:1। क्लियर है? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, तीनों का मास का कंपेयर किया गया, चार्ज का कंपेयर किया गया,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से वेलोसिटी को निकाला गया। वेलोसिटी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है दोनों को इक्वल किया गया। यहाँ से रेडियस को इक्वेट किए। रेडियस को इक्वेट करने के बाद देखा गया क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड तो बहुत सारा चीज़ पर कर रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सब पर यूनिफॉर्म है और काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्टिकल का सेम है, क्वेश्चन में कहा है। तो उसको हम लोग अलग कर दिए और सॉल्व करते हुए रेडियस को ले लिए और रेडियस का तीनों का रेशियो कर देना है। तो √m/m/चार्ज करते हुए सॉल्व कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। तो आप इसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट ऑफ 10 एम्पियर 10 एम्पियर की धारा इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर, ये लॉन्ग वायर दिख रहा है, इससे पास हो रहा है। हैज़ सेमी सर्कुलर लूप, कैसा लूप है? सेमी सर्कुलर, ये दिख रहा है सेमी सर्कुलर लूप है ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटर है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ लूप इज, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर क्या प्रोड्यूस होगा उसको मालूम करना है। तो हमें क्या क्या मालूम है? रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर और करंट गिवन है 10 एम्पियर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से है, ये 10 एम्पियर करंट और रेडियस है 20 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कंप्लीट सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसका फॉर्मूला होता था B = μ0/4π2πNI/r, पूरा कंप्लीट लूप के कारण, लेकिन ये सर्कुलर लूप के कारण, लेकिन ये सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर दैट मीन्स आधा लूप है, आधा लूप। तो उसके लिए बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको हाफ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो μ0/4π 10⁻⁻⁷ 2π, पाई को पाई रहने देते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स को बताता है, फेरों की संख्या को। तो यहाँ पर फेरों की संख्या 1 है, कुछ बताया नहीं है तो 1 मान करके चलेंगे। और करंट है 10 एम्पियर का 10 और रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो 20 को मीटर में अगर बदला जाए सेंटीमीटर को, देन 10⁻⁻2 किससे कैंसिल हो रहा है? 10 ये से 2 कैंसिल कर गया। तो B = पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और ये ऊपर चल जाएगा 10⁻²। तो B = पाई इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, 2 और ये। तो इसी को अगर सॉल्व किया जाए तो B = कितना आया? तो इसको क्या 10π इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। एक जीरो बढ़ा लिया और यहाँ से एक मैनेज कर दिया गया उसको। तो 10π इंटू 10⁻⁻6 ऐसा लिख सकते हैं, करके देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाता है टेस्ला। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है, ये तो फॉर्मूला हमने यूज किया पूरा सर्कुलर लूप के लिए। किसके लिए? सर्कुलर लूप के लिए। लेकिन ये तो था सेमी सर्कुलर लूप, तो इसको क्या कर देना होगा? हाफ कर देना है बस। तो 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 5। तो B = आ जाएगा 5π 10⁻⁻6 दैट मीन्स माइक्रो टेस्ला। तो 5π माइक्रो टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। चलिए चेक करते हैं। तो 5π माइक्रो टेस्ला, ऑप्शन B ये सही होगा, याद रखना। तो पूरा सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसको हाफ कर दीजिए, आपका इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इस ध्यान से समझते हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर दिख रहा है इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स सोन एज, यहाँ पर दिख रहा है 2 एम्पियर का रेसिस्टर है, 3 एम्पियर का रेसिस्टेंस है, फिर से 2 ओम का रेसिस्टेंस है, 3 ओम का रेसिस्टेंस है, 3 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम का रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है पॉइंट्स A और B के बीच में, A और B के बीच में, बहुत आसानी से निकल सकता है। तो उसी को हिंदी में भी लिखा है। देखिए, चालकों की एक प्रणाली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो A और B के बीच का विभवांतर होगा। तो इसे बनाते हैं हम। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को 2 ओम 3 ओम दोनों किसमें? सीरीज में, क्योंकि करंट तो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो दोनों सीरीज में है और सीरीज में रेसिस्टेंस जुड़ जाता है। तो 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5 ओम। फिर से उसी तरह 3 ओम और 2 ओम ये भी तो सीरीज में है,
तो इसे भी जोड़ करके कितना कर सकते हैं 5 ओम। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर जा रहा है, बट रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमें मालूम है पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। डिवाइड हो गया, फिर से यहाँ पर जुड़ जा रहा है और 2 एम्पियर का करंट बन रहा है। सिंस रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है, रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है, ऊपर में भी 5 ओम इधर में भी 5 ओम, तो जो करंट होगा वो इसमें जाएगा 1 एम्पियर, सेम अमाउंट से डिवाइड कर जाएगा और यहाँ पर 1 एम्पियर। मतलब हम लोग को ये पता चला 2 ओम का यहाँ जो रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है यहाँ पर जा रहा है 1 एम्पियर का करंट, उसी तरह यहाँ पर भी 1 एम्पियर का करंट। तो हम लोग को पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, विभवांतर मालूम करना है, तो ए और बी के बीच का। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर देखा जाए तो 2 × 1 भी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, भी इक्वल्स टू आई आर। तो करंट कितना का 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना 2, तो कितना वोल्ट 3 वोल्ट। क्लियर है ए के लिए वी ए। और अगर भी बी के लिए देखा जाए, भी बी के लिए तो करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है इसका 3 ओम। सॉरी यहाँ पर 2 होता ना, 1 × 2 2 वोल्ट, और यहाँ पर हो गया 3 वोल्ट। तो यहाँ पर आ रहा है 2 वोल्ट ए पॉइंट पर, लेकिन बी पर कितना जा रहा है 3 वोल्ट, यहाँ पर आ रहा है 2 वोल्ट। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ऑब्वियसली 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। कितना वोल्ट 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये हो जाएगा 1 वोल्ट, है ना। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंसेज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है, ज़्यादा सही क्यों है प्रतिरोध को मापने के लिए, रेसिस्टेंस को मापने के लिए अन्य तरीकों की तुलना में? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है, यानी कि शून्य विधि पर बेस्ड है। आपने देखा था जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में जब गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तब जाकर के हम लोग उसको मेजर करते थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसे। 3 इक्वल कैपेसिटर्स, इक्वल तीनों का वैल्यू क्या है C इक्वल कैपेसिटर्स है, विथ इच कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, इस तरीके से। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है सिर्फ। मान लीजिए पॉइंट को अगर हम P माने और इसे हम Q माने और इसको हम मान लिया C1, ये कैपेसिटर C1, C2, C3 तीनों का वैल्यू सेम है, समझिएगा। तो ये P, ये हो गया Q। तो P और Q के बीच का जो कैपेसिटर है वो C1 है। अब P वाला जो पॉइंट है यही तो इससे कनेक्ट हो रहा है वायर से, तो ये पॉइंट भी P होगा, और ये जो पॉइंट Q है उसी से ये वायर होते हुए ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट भी Q ले सकते हैं। तो C1 को अगर देखा जाए तो C1 कौन सा पॉइंट के बीच कनेक्टेड है? P और Q के बीच में। C2 को देखा जाए, C2 को, तो C2 भी कौन सा पॉइंट के कनेक्टेड है बीच में? P और Q। और C3 को अगर देखा जाए, ये जो C3 है ये भी कौन सा पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? P एंड Q। इट मीन्स तीनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, 2 ही पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, 3 कैपेसिटर्स, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है और कौन सा पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? मान लिया P और इधर में Q, P और Q के बीच में तीनों कनेक्टेड है और तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। और हमें मालूम है पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था C1 + C2 + C3 ऐसे। तो C + C + C कितना आ जाएगा? 3C। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये B। तो B वाला ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 32 था ना, ये 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं, ध्यान से समझते हैं। CaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, CS जो आयन है और जो क्लोरीन जो आयन है, CaCl और क्लोरीन जो आयन है, आर अरेंज्ड इन अ BCC कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिख रहा है हमें। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्टेड बाय 8 CS+ आयन, है ना, CS पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन इज। तो CaCl
आयन और क्लोरीन आयन के बीच में जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो क्लोरीन को बीच में रखा हुआ है, सेंटर पर एकदम है, और 8 ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आयन के बीच में फोर्स लगेगा। तो ये जब फोर्स लगाएगा क्लोरीन पर तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, ये भी इसको इधर खींचेगा, बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह ये जब खींचेगा अपनी ओर पॉजिटिव, ये भी तो इधर खींचेगा। तो कुल मिल करके सब का फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो रिजल्टेंट या फिर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिरवादित बल जो होगा बाई 8 सेसियम आयन टू द या तो ऑन द क्लोरीन आयन विल बी 0, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है 90 डिग्री ऑलवेज। तो विद्युत क्षेत्र और समविभव सतह के बीच का कोण 90 डिग्री हमेशा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमको लगता है लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 35 क्वेश्चन था। व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स अ क्लोज्ड कॉइल। मान लिया एक क्लोज्ड कॉइल है ना, और इसके नज़दीक में जब नॉर्थ पोल को लाया जाता है तो कॉइल उसके आने का क्या करता है, अपोज करता है ना, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और इंड्यूस्ड करंट आता है इसमें, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर यहाँ पर क्या करता था, डिफ्लेक्शन शो करता था। तो जब इसको नज़दीक लाया जाएगा तो ये कौन सा फेस को ले लेगा, साउथ पोल का पोलरिटी को ले लेगा। कौन सा पोलरिटी, साउथ, यानी कि दक्षिण ध्रुव। तो उसी को हिंदी में कहता है जब एक चुंबक को उसके एन ध्रुव के साथ बंद कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो कुंडली का निकटवर्ती सिरा इस प्रकार कार्य करता है। तो कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। तो ये था मॉडल सेट 1 का टोटल 35 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी और आंसर भी हम लोग पूरा उसको देखें, अच्छा से समझें। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, अगर टाइम मिलता है तो उसका सॉल्यूशन फिर से बना करके और डिस्क्राइब किया जा सकता है। अभी टाइम के कारण ऐसे हम लोग चलते हैं। ठीक है, थैंक यू इतना तक देखने के लिए।